में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। पिछले कुछ वक्त में जो कि रेयर बीमारी मानी जाती थी कैंसर, आजकल बहुत सुनने को मिलती है और जब किसी सेलिब्रिटी को कैंसर हो जाए तो फिर आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाती है। तो हम महिलाएं में आज हम महिलाओं में होने वाले कैंसर को लेकर बात करेंगे, वो भी इस दौरान जब नवजोत सिंह सिद्धू के दावे ने खलबली मचा दी है। तो मेरे साथ में जाने माने खास कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ मेरे साथ में हैं और डॉक्टर नीता राधाकृष्णन मेरे साथ में हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। महिलाओं में होने वाला कैंसर, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो या बाकी कैंसर, आप लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन वो क्या रीज़न है कि पिछले कुछ सालों में ये मामले तेज़ी से बढ़े हैं, इसके पीछे रीज़न आप क्या बताएंगे? साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि 40 दिन में उनकी पत्नी क्लिनिकली कैंसर फ्री हो गई, वो भी खान पान और कुछ रूटीन चेंजेस की वजह से। इन दावों में सच्चाई क्या है कि करके मैं आपसे जानूंगी। डॉक्टर पीयूषा, पहले आप। महिलाओं में जो कैंसर्स हैं ये काफ़ी बढ़े हैं, या आप कह सकते हैं कि इन जनरल कैंसर्स बहुत बड़े हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। और महिलाओं को भगवान ने एक एक्स्ट्रा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, तो ये कैंसर्स बहुत दिखते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब डायग्नोसिस भी काफ़ी होने लगी है, लोग अवेयर हैं, अपना चेकअप खुद कराते हैं जाकर, तो ये केसेस बढ़ गए हैं। बाकी एग्जैक्ट रीज़न हम हर चीज़ का तो नहीं बता सकते कैंसर में कि ये वाला कैंसर क्यों हुआ, पर ओवरऑल हम अगर देखें तो हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है जो हमारे सेलुलर लेवल पर जाकर सेल्स को चेंज होने के लिए मजबूर करता है, और वो म्यूटेशन होते हैं और कैंसर के खतरा ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो जितना हमारा नेचर से हम दूर जाते जा रहे हैं, कैंसर बढ़ता जा रहा है। और ये नवजोत सिंह सिद्धू का दावा नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि देखिए कैंसर का जो इलाज है, बहुत लोग दावा करते हैं कि आयुर्वेद से ठीक हो जाता है, होम्योपैथ से ठीक हो जाता है, पर हम लोग हैं जो क्लिनिक में देखते हैं बिगड़े हुए केस, वो बिगड़े हुए केस लौटकर उनके पास नहीं जाते हैं। तो ये एक सपोर्टिव तरीका तो हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट के साथ ये वाला पार्ट भी लें, लेकिन मुझे पूरा पता भी नहीं कि उनकी वाइफ को किस तरह की पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कैसे हुआ था। मतलब 4th स्टेज में कभी डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो कई लाइन मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लाइन भी लाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तो आप देखिए, उन्होंने जो बताया, ये बताया कि डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 से 5% चांसेस हैं कि चीज़ें वापस से हो सकें। हम लोग जो क्लिनिक में देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि अगर स्टेज 4 कोई आ जाए, उनके केस में तो शायद केवल चेस्ट वॉल पे कुछ लीजन आए थे, वो भी शायद वो रेडियोथेरेपी नहीं ले पाए थे, कुछ ऐसा मैंने सुना। लेकिन हमारे यहाँ तो 4th स्टेज के ऐसे आते हैं कि लिवर में आ गया, ब्रेन में आ गया, फिर भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है और लंबा फॉलोअप चलता है। ऐसा नहीं होता कि हर केस बहुत जल्दी उसका कुछ ख़त्म हो जाए। तो और दूसरा जो उन्होंने डाइट बताई है, वो डाइट हम लोग कैंसर पेशेंट के लिए यूजली रिकमेंड नहीं करते हैं। हम जो डाइट रिकमेंड करते हैं वो होती है हाई प्रोटीन डाइट। आप कार्ब्स कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन, क्योंकि कीमोथेरेपी है, ये रेडियोथेरेपी, ये आपकी कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी किल करते हैं, उतना नहीं लेकिन कुछ तो करते हैं। तो बॉडी को रिपेयर कैसे बॉडी होगी? पेशेंट तो हमारा वीक होता चला जाएगा, फाइनली उसकी इम्यूनिटी भी चली जाएगी, है ना। तो हम लोग हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। थोड़े दिन के लिए अगर हम चाहें, बीच में 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, एक ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है ऑटोफेगी वाला या इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो कर सकते हैं। लेकिन बीच में जितना पीरियड पेशेंट खाएगा, वो डाइट भरपूर कैलोरीज होनी चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, और जितना नेचुरल फॉर्म में हम देंगे वो सबसे अच्छा है। यानी आपके हिसाब से चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करेंगी जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया। साथ ही जब इधर सिद्धू ने दावा किया, उधर देश भर के डॉक्टर्स ऐसा लगा कि सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि लोगों को आप बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि ये सुनने के बाद बहुत से कैंसर पेशेंट्स को लगने लगा हम क्यों ये दर्दनाक कीमोथेरेपी और ये सब ट्रीटमेंट झेलें, हमें भी ये सब करना चाहिए ताकि हम भी कैंसर फ्री हो जाएं। फिर सिद्धू को यू टर्न लेना पड़ा, उन्होंने एक बाकायदा नोटिस जारी किया, अपने सोशल मीडिया वॉल पर ये बताया कि इसमें कीमोथेरेपी भी है, इसमें सर्जरी भी है, एलोपैथ का भी बड़ा रोल है और इसके साथ में ये रूटीन ने काम किया है। तो आप मुझे ये बताइएगा, उन्होंने एक लॉजिक ये भी दिया था कि ये जो 12 से 15 घंटे की फास्टिंग है, इससे कैंसर सेल्स अपने आप मरने लगते हैं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो थियरी है
ठीक है, इट इज़ बीइंग रिसर्च्ड, बट अभी उस रिसर्च में ऐसे कोई दम नहीं है कि हम उसको पेशेंट्स के लिए सजेशन के तरीके से दें। तो ऑटोफेजी या इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लॉस ज़रूर होती है, बट वो कैंसर के लिए एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह अभी अप्रूव नहीं है। बाकी जैसे मैडम ने बताया, खाना पीना बहुत सही से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड और मसल मास मेंटेन रखना ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये ट्रीटमेंट भी आपको टॉलरेट करना होता है। जैसे हमें दवाई मिलती है तो बहुत ही कम ट्रीटमेंट होती है जो टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है, वो केवल कैंसर को अटैक करे और बॉडी को ना अटैक करे, है ना। बॉडी का भी रिपेयर प्रोसेस जारी रहती है इसमें। तो उस टाइम पे अगर आपने खाना पीना नहीं लिया तो आपका रिकवरी स्लो हो जाएंगे, आपको कॉम्प्लिकेशंस, जो ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगे, आपको कैंसर भी बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो इसलिए डाइट प्रॉपरली लेना बहुत ज़रूरी है, बट डेफिनेटली। अच्छा, आपने कहा कि अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो वीकनेस आ जाएगी, लेकिन नवजोत कौर तो मतलब एकदम ठीक दिख रही है, हेल्दी दिख रही है, खुश दिख रही है। वो प्रॉब्ली इतने दिन के बाद है ना, प्रॉब्ली उस टाइम पे उन्होंने वेट लॉस भी, वो बोल रहे कि शी इज लॉस 30 किलोस, हमें नहीं पता पहले कैसे थी वो सिद्धू अपने लिए बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि फैटी लीवर और कैंसर का सेम ही इलाज है, और इसमें मेरा जो फैटी लीवर था वो ठीक हो गया है, क्योंकि साथ साथ मैंने भी ये फॉलो किया। दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग और जो उन्होंने डाइट प्लान दिखाया है वो उसमें काफ़ी कम है कैलोरी इंटेक, बट डेफिनेटली वेट लॉस तो हुई होगी, और प्रॉबेबली लिवर में भी असर करते होंगे। फैट अगर कम करते हो तो लिवर में जो ओवरऑल लिवर का मेटाबॉलिज्म बेटर हुए होंगे डेफिनेटली, बट टू सजेस्ट कि वो उसी से कैंसर ठीक हुआ, उसी पॉइंट पे डॉक्टर्स सहमत नहीं है, क्योंकि कैंसर के इलाज, उनकी तो कीमोथेरेपी भी हुई है, उनकी आगे उनकी सर्जरी भी हुई। वो खुद बोल रहे कि सर्जन आके उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखा, पर वो जो लास्ट का पार्ट शायद वायरल हो गया कि ये खाने से ये सब हुआ है, कैंसर फ्री हुई है। तो वो हम ऑलवेज हमें एक सोच समझ के उसको इंटरप्रेट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल वो खाने की वजह से उन्होंने ठीक हुआ है। वो स्टेज 4 डिजीज़ है। अभी तो मतलब जब हम परसेंटेज बोलते हैं, वो परसेंटेज हम 3 इयर्स की या 5 इयर्स की भी बताते हैं कि इतना आगे जाने के बाद हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि ये डिजीज़ क्योर में आई है करके। अच्छा, एक कैंसर सर्वाइवर के साथ भी मैंने हम महिलाएं का शो किया था। वो इंटरनेशनल कथक डांसर हैं अलकनंदा दास गुप्ता। तो उन्होंने बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने कहा कि अब तो ये लाइफ टाइम चलेगा। तो कैंसर अगर किसी को हो गया है तो क्या वो पूरी तरीके से कैंसर फ्री हो सकता है क्या, जैसे सिद्धू दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। तो कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसमें दवाइयाँ चलती है, बहुत लंबी चलती है। कुछ और छोटे कैंसर्स है आजकल जिसमें का टारगेटेड ट्रीटमेंट है और लंबा ट्रीटमेंट उसमें चलती है, बट ज़्यादातर कैंसर्स में ट्रीटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, 6 महीने से लगभग 2 साल तक इलाज होती है मैक्सिमम। और उसके बाद अगर ठीक हो जाते हैं तो बिल्कुल कैंसर फ्री, मतलब ट्रीटमेंट फ्री, कैंसर फ्री रहते हैं। तो मैं बच्चों के इलाज करती हूँ, तो उसमें तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे जाके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी शादी होती है, उनके खुद के बच्चे होते हैं, दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। कैंसर एक पास्ट हिस्ट्री बन के रह जाती है, आगे उनको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जब हम सिद्धू की वाइफ यानी कि नवजोत कौर के कैंसर का जिक्र कर रहे हैं तो फिर जिक्र हिना खान का भी आता है, क्योंकि नवजोत कौर को तो 4th स्टेज का था, उन्हें 3rd स्टेज का कैंसर है। अब ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें करते हैं, पब्लिक डोमेन में वो बातें होती हैं कि भाई अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी है तो क्या वो इस तरीके से अपनी लाइफ में एक्टिव रह सकता है कि एक्सरसाइज कर रही हैं, शूट्स कर रही हैं, छुट्टियां मना रही हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं जो ब्रेस्ट कैंसर भी है, ब्रेन ट्यूमर्स भी हैं, वो हमसे सुबह का टाइम लेते हैं अपॉइंटमेंट, उसके बाद अपना ऑफिस जाते हैं। अच्छा। तो मॉर्निंग टाइम हमारा बहुत रश होता है ना। हर किसी को जो भी वर्किंग है उनको मॉर्निंग टाइम चाहिए, तो वो अपना ट्रीटमेंट करा के उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल लाइफ बिताएं, है ना। बीमारी तो देखिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका जो ट्रॉमा है वो रह जाएगा। इसलिए हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि ये बीमारी आपका पास्ट हो जाएगा, लेकिन आप अगर काम नहीं करोगे तो आप इसको दिमाग में बिठा के आगे चलते रहोगे। तो वो सारा अपना नॉर्मल काम करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट थोड़ा सा ये है, आप ये कह सकते हो कि उनका न्यूट्रिशन जिनका अच्छा होता है वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। जो ऑलरेडी बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सफ़र करते हैं। न्यूट्रिशन के साथ साथ वो ट्रीटमेंट अफोर्ड करने वाली बात, ट्रीटमेंट भी उनको लेट मिलता है। और वो थोड़ा सा रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर पहले से अच्छी है तो वो मेंटेन रहती है, अगर नहीं अच्छी है
तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर जो लोग काम करते रहते हैं उनके लिए बहुत बेटर आउटकम होता है। अच्छा डॉक्टर पीयूषा, ये तो चूंकि डराने वाली बातें हो गई, अब क्योर करने की बातें कर लेते हैं या फिर इसकी पहचान की बातें। कई बार क्या होता है कि 3rd और 4th स्टेज पर जाकर पता चलता है कि कैंसर है, जबकि वो नॉर्मल दिख रहे होते हैं, नॉर्मल उनका रूटीन चल रहा होता है, ये मालूम ही नहीं होता कि कैंसर शरीर के अंदर है। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग मेरे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे जाने वो कि कैंसर कहीं है तो नहीं, कैसे पहचाने? देखिए ना, ये बहुत बड़ा एक कैंसर जो नाम है, इससे बहुत डर लगता है। बिल्कुल। और हर किसी को लगता है कि अगर बॉडी में कैंसर आएगा तो ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि मुझे पता चल जाएगा। हाँ। है ना, कुछ ना कुछ एक सिम्टम आएगा। हाँ। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि जो कैंसर है वो बिल्कुल साइलेंटली आता है। वो कहीं एक छोटी सी गांठ बना लेगा, वो पेनलेस होगी। और अगर पेनलेस होगी तो हम लोग सब है ना कि जब तक दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ब्रेस्ट में गांठ लेकर आएंगे, और छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। हम पूछते हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए? हाँ। कहते इसमें दर्द तो था ही नहीं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में कोई भी अनवांटेड चीज़ अगर मतलब जैसे कोई गांठ हो रही है या कोई ऐसा सिम्टम है जो पहले नहीं था, आपको किसी को लूज मोशन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। लोकल उससे, या कोई खांसी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है यहाँ, लेकिन हम सोच के चलते हैं कि नहीं ये कैंसर हमको तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं, एक नॉर्मल रूटीन चेकअप कराना चाहिए। और वर्स्ट आउटकम सोच के भी कि आप ये भी हो सकता है, उसकी भी जांच करा ले, क्योंकि कैंसर इज क्यूरेबल। ये बात शायद आधे क्या मतलब 90% लोगों को पता नहीं है। कैंसर इज क्यूरेबल, बशर्ते वो सही स्टेज में, सही समय पर, सही डॉक्टर को मिले। और कितना क्योर पेशेंट हम लोग देखते हैं, पर वो पेशेंट बताते नहीं है कि वो कभी कैंसर उनको हो गया। तो हम लोग खराब केसेस ज़्यादा देखते हैं सोसाइटी में, या स्टोरीज सुनते हैं। जो बिल्कुल ठीक हो गए वो शायद नाम भी नहीं लेना चाहते हैं इस बीमारी का, है ना। तो कैसे हम इससे बचाव करें? तो जैसे कि अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन आया है, वो बच्चों को लगाते हैं 9 ईयर्स से शुरू होके 26 ईयर्स तक आप लगा सकते हैं। अच्छा। उसके शेड्यूल है, एज के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं। तो वो क्या करता है कि एक वायरस को रोकता है, वो HPV वायरस है। ये वायरस आगे जाके सर्वाइकल कैंसर बना सकता है। तो बहुत हद तक इसका बचाव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% बचाव है। नॉर्मल बिना वैक्सीन वाला जो पेशेंट है उसको भी खतरा है, लेकिन जिसको वैक्सीन लगा है उसको भी खतरा हो सकता है। अच्छा। तो जो नॉर्मल स्क्रीनिंग है हमको वो करानी चाहिए। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, मतलब हम लोग बहुत सुन रहे हैं ना कि हमारा शरीर ही हमारा टेम्पल है। हाँ। आप इसी पे खर्च करिए, इसी की ध्यान रखिए, इसी की पूजा करिए, तो आप खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो पूरी सोसाइटी खुश रहेगी। तो हम अपना बजट थोड़ा सा हमारी हेल्थ के लिए भी रखना चाहिए। जो भी स्क्रीनिंग हम लोग बताते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। हमारे ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ। तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ये यूजली ना फैमिलीज में जेनेटिकली 10% 15% लोगों में चलता है। तो जिनके मदर को या कजिन्स या मासी को है, वो फर्स्ट डिग्री के एक रिस्क फैक्टर होता है उनको। तो उनको हम लोग बताते हैं कि मैमोग्राम आप कराइए, 40 साल के हो जाएं। जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है वो 50 ईयर से करा सकते हैं, लेकिन कराएं। ये ना सोचें कि मुझे तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो स्क्रीनिंग है वो तभी होती है जब आपको कुछ नहीं है। जब कुछ हो जाता है तब तो डायग्नोसिस होती है ना। और स्क्रीनिंग में ही आप फर्स्ट या सेकेंड स्टेज का कैंसर पकड़ पाते हैं। तो इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर के लिए एक तो वैक्सीन बताया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब वो हम लोग तो जब छोटे थे तब थे ही नहीं ये वैक्सीन, तो और 26 ईयर्स के बाद लगाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ। तो पैपिस्मियर एक होता है टेस्ट, ये भी बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आप हर साल या साल में 2 साल में एक बार जाके अपनी गायनी वालों के पास ये टेस्ट करा सकते हैं। एक सिंपल एग्जामिनेशन करके वो स्लाइड पे लेते हैं फ्लूइड और उसको माइक्रोस्कोप में देख के बता देते हैं। मतलब इजी प्रोसेस, बहुत इजी। अच्छा। और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा, क्या कॉस्ट है? हार्डली मुझे लगता है कि आप 1000-2000 रुपीज़ में हो जाता होगा। अच्छा, हार्डली। मतलब इजीली अफोर्डेबल है, बहुत इजीली। और मुझे लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में ही हो जाता होगा। लेकिन अवेयर हमको रहना है कि हर साल, मैंने किसी से सुना था कि वो अपनी बर्थडे पे ना अपना पूरा चेकअप कराती हैं। अच्छा, अपने आप को गिफ्ट देती हैं, है ना।
तो सारी महिलाओं को ये करना चाहिए कि अपना अपनी बर्थडे पे एटलीस्ट अपना चेकअप कराएं, बिल्कुल। है ना। आप ब्रेस्ट कैंसर रोक सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर रोक सकते हैं, और ओवेरियन कैंसर्स में क्या होता है, एक टेस्ट होता है CA-125। सो उस टेस्ट से ज़्यादातर मामले हमको पता लग जाते हैं, साल में एक बार वो भी करा लें। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, पर हमारी बॉडी के लिए हम एक टेस्ट ये करा सकते हैं। यानी ये सब बातें ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नीता, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत से ऐसे वीडियोस और रील्स भी हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप पैक्ड फूड खाते हैं, प्रिजर्व फूड खाते हैं, इसमें प्रिजर्व मिल्क का भी जिक्र था, ये सब आप खाते हैं, या फिर नॉन स्टिक बर्तन में बनाया हुआ खाना अगर आप खा लेते हैं, या प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, तो ये सब कैंसर के रीज़न हैं। ये सच है या मिथ है? ये टू एन एक्सटेंट सच है, क्योंकि जितना खाना नेचर की तरफ से है, जैसे अनपॉलिश्ड फूड और अनप्रिजर्व्ड फूड, ये जो पी याद रखना है हमें। तो जितने खाना पॉलिश्ड मिलती है हमें, वो उतना बुरा है। जैसे चावल आप लेते हो तो नॉर्मल चावल का कलर ब्राउन होती है, पर जब तक हमारे पास आती है वो पॉलिश होके वाइट कलर की चावल आती है। ज़्यादातर लोग वाइट राइस ही खाते होंगे, है ना। तो वैसे ही गेहूँ, तो जो गेहूँ जिसके छिलके के साथ आती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहती है, पर जब तक हमारे पास वो आती है, वो उसको पॉलिश करके, उसको ग्राइंड करके वाइट कलर की फ्लावर मिल रही है हमें, तो वो उतना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशनली वो उतना अच्छा नहीं है। अब हो गया प्रिजर्वेटिव। सो ये पॉलिशिंग में भी केमिकल्स डाली जाती है, और प्रिजर्वेटिव्स तो कोई भी खाना आपको पता है, अगर आप घर में बनाते हो तो वो अगले दिन तक ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको पैक्ड खाना मिल रही है जो 6 महीने पहले बनी हुई है, जैसे रेडी टू ईट फूड होती है, या कोई पिकल्स होते हैं, जो भी जिस भी चीज़ के अंदर प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा डली हुई है, तो वो चीज़ों में बहुत सारे चीज़ें होंगे जो केमिकल्स होंगे। अब बाहर के देश में ये चीज़ों की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है कि क्या आप खाने में डाल सकते हो, क्या नहीं डाल सकते हो, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। हमारे कंट्री में भी है रेगुलेशन, बट प्रॉबली बहुत सारे कंपनीज उसको ये नहीं करते, उसको मानते नहीं है। तो हमें क्लियरली नहीं पता चलता कि किसके अंदर क्या डली हुई है, कितने प्रिजर्वेटिव। ये जो बोल रहे हैं ये प्रिजर्वेटिव सही यही डाला हुआ है कि कुछ और डली हुई है, वो नहीं पता। इसके ऊपर अब जब हम बाहर से खाते हैं, जैसे हम बाहर कोई शादी में गए, कोई पार्टी में गए, वहाँ आपको पता है कि जब आप घर में गाजर का हलवा बनाते हो, आपको उसका कलर पता है ना, क्या कलर आता है। पर अगर शादी में आप खाओगे तो आपको वो बिल्कुल लाल मिलेंगे, है ना। तो ये कलरिंग एजेंट्स है। ये फूड कलरिंग एजेंट्स के ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन प्रॉबेबली पैक्ड फूड में फिर भी होगा, ये जो ओपनली जो बनती है उसमें भी कलरिंग है ना। तो ये सारे चीज़ों में अगर आप वो जो उसकी जो कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे, वो एक आदत है जो हम सबको होनी चाहिए कि आप जो भी खरीद रहे हो उसके कंटेंट्स देखना शुरू करो, कितना चीनी है उसके अंदर ना, कितने चीज़ों में मिलावट लगी हुई है। इवन जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हो, अब देखोगे उसमें एटलीस्ट 50 आइटम्स होंगे हर शैम्पू में, जो हमें पता भी नहीं कि क्या चीज़ है उसके अंदर। तो जितनी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, केमिकल्स अवॉइड कर सकते हो, उतना अच्छा है बॉडी के लिए। शैम्पू से भी कैंसर का खतरा है? शैम्पूज के अंदर जो पैराबेन्स है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो वो आपको पैराबेन फ्री करके आजकल मिलते हैं। और उसके अलावा जितना नेचुरल शैम्पूज भी आने लगी है ना, तो जिसके अंदर ये सारे चीज़ें नहीं है, केमिकल्स नहीं है। तो कलरिंग एजेंट्स भी जैसे हेयर कलर वगैरह है, तो उसमें भी नेचुरल जितना हो सकता है उतना लीजिए, क्योंकि अदरवाइज उसके अंदर जो जो आइटम्स है, कुछ तो कंपनीज डाइवर्ज कर रहे होंगे, कुछ तो वो बता भी नहीं रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा चीज़ें आपके बॉडी एक्सपोज्ड है, तो एक एक केमिकल में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी केमिकल एक्सपोजर्स हो रही है बॉडी के अंदर, कुछ कुछ चीज़ें कार्सिनोजेनिक होती है और छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। तो डेली हम जैसे बाहर जाते हैं, पोल्यूशन है, केमिकल एक्सपोजर है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्सिनोजेनिक इवेंट्स बॉडी में हो ही रही है। पर जनरली आपका इम्यूनिटी अच्छा है, आपका वैसे खाना पीना ठीक है, तो आपके बॉडी में एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, हाँ, टी रेगुलेटरी सेल्स, वो इसको दबा लेते हैं, तो आगे कैंसर में वो बढ़ती नहीं है। बट अगर रूटीन एक्सपोजर है तो वो बॉडी भी एक टाइम पे थक जाता है, तो इसलिए फिर वो कैंसर बड़ा होने लग जाता है। तो 1 या 2 सेल वाले स्टेज से फिर वो बड़े बड़े होके हम जब तक पिक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होने के बाद ही इवन अ पेट सीटी में। इसको लेकर भी, क्योंकि आपने अच्छी जानकारी तो दी है, लेकिन इसको लेकर भी कुछ वीडियोस मेरे सामने आए, और अभी आप जब बता रही थी तो वो मेरे माइंड में आ रहा था, जिन्हें फ़नी कंटेंट के तौर पर बनाया जाता है, लेकिन सवाल तो उसमें जायज़ हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम सोचें कि हम पैकेट का दूध ना लें, गाय या भैंस का लें, तो वहाँ भी उनको जो इंजेक्शंस लग रहे हैं या उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा दूध निकालने के लिए जो वो खान पान हो रहा है,
वो हमें नहीं मालूम। फिर आप सब्जी लेने चले जाइए तो वहाँ सब्जियों में भी इंजेक्शंस लग रहे हैं, वहाँ उन पे भी फूड कलर का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर खाएं क्या बचे? वेरी ट्रू, इसीलिए कैंसर बढ़ रहा है। वेरी ट्रू। पर यही रीजन है जो आप पूछ रहे थे ना कि तीन मतलब जो हमारे कीटनाशक का पेरेंट्स और इस्तेमाल इतना हमारे ज्यादा खेतों में जो हो रहा है वो हम देखने नहीं जा रहे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये चीजें बढ़ी हैं बहुत ज्यादा, और इसीलिए कैंसर भी बढ़ गया शायद। बिल्कुल, क्योंकि गाय को इतने इंजेक्शन मिलते हैं तो उसके मिल्क, और गाय भी खा रहे क्या, आप देखोगे प्लास्टिक खाते हुए गाय तो कितने मिलते हैं आपको, तो ये सारे कार्सिनोजेंस उसी के अंदर जा रहे हैं, उसी से दूध बन रही है। तो वो दूध अगर आप फ्रेश काउस मिल्क लेंगे तो भी कंटेमिनेशन तो होंगे उसके अंदर। पर ये एज ए सोसाइटी हमें सोच के एक एक लेवल पे हमें उसमें चेंज लानी पड़ेगी। तो ये कैसे आएंगे चेंजेस डॉक्टर पीयूषा? कुछ खाना पीना छोड़ दें, हवा इसमें पानी हम पर सिद्धू रहें। के ऊपर जाएंगे कि बताइए। उन्होंने जो डाइट बताई वो डिटॉक्स डाइट है। अच्छा। है ना, तो जो हेल्दी लोग हैं उनको बीच बीच में डिटॉक्स करनी चाहिए बॉडी अपनी। अच्छा। उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्प करती है, और जो भी उन्होंने बताया कि अल्कलाइन वाटर या ये सारी चीज़ें नेचुरल है तरीके से, अगर कोई वीक में एक बार फास्ट रख लेता है तो एक तरीके से वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हम खराब खा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी बॉडी में भी धीरे धीरे पावर है उससे फाइट करने की, है ना। मतलब जिंदा है, हम काम भी कर रहे हैं, चल रहा है काम, हमारे बच्चे तो कब से यही सब करके अब बड़े हो रहे हैं। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है वीक में एक बार, प्लस डेली एक्सरसाइज जिसमें आपका पसीना निकले। अच्छा। एक तरीका बट है। हिना खान तो बहुत एक्सरसाइज करती थी, वर्कआउट करती नहीं, थी। देखिए मैंने क्या कहा ना कि 10 से 15% जो है वो जेनेटिक कारण से भी हो सकते हैं, है ना, और एक कारण नहीं है। बट हिना खान घूम रही हैं, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, शूट कर रही हैं, वो उसी की वजह से, क्योंकि उनकी एक्टिव लाइफ स्टाइल थी। अच्छा। है ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हमको पता नहीं, जो बेचारे इलाज के दौरान ही चले गए। हाँ, या तो फिर वो होंगे जो सिर्फ घर में होंगे या बेड तो पर आप होंगे। सेलिब्रिटीज़ को अगर देखेंगे, आपने मनीषा कोइराला का सुना, उनको ओवेरियन कैंसर था। लीसा रे को सुना, सोनाली बेंद्रे को, महिमा चौधरी, ये सारे बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल कर रहे हैं क्योंकि इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा था। ये वेट लॉस के लिए फास्टिंग करते होंगे, बॉडी डिटॉक्स करते होंगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ था, और बहुत पॉजिटिव लोग हैं ये। तो ये उन्होंने अपनी बीमारी को भी ठीक किया, अब आगे नॉर्मल लाइफ चल रही है। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ को हमने बहुत कहते हुए सुना है कि शाम के 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाते, फिर सीधा सुबह में अभी बल्कि मलाइका अरोड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी डाली हुई थी कि मेरे ये रेजोल्यूशन है कि मैं अगली सुबह 10 बजे से खाना पीना स्टार्ट करूँगी और इधर मैं 6-7 बजे तक ख़त्म कर दूँगी। ये क्या काम करता है? ये एक तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा, है। मतलब ये काम करता है। हाँ बिल्कुल, वो वेट लॉस के लिए अच्छा है, फिटनेस के लिए अच्छा है कि आप रात अनुष्का को और खाएं विराट ना। कोहली भी ये सब कहते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, वो रात को आप नहीं खाएंगे तो वो बीच बीच में आप खाते रहेंगे, तो वो आपको वो जो खाना आप खा रहे हो उसको फैट में कन्वर्ट होने के लिए कन्वर्ट होते रहेंगे। पर अगर क्योंकि रात को हमारे कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही है तो वो यूज़ नहीं हो रही है। वेरस अगर रात को जैसे 7 बजे से लेके मॉर्निंग 7-8 बजे तक अगर बिल्कुल आप नहीं खाएंगे तो वो एक तरीके से अच्छा माना जाता है, वेट लॉस के लिए भी, ओवरऑल फिटनेस के लिए भी अच्छा है। अच्छा, कुछ सवाल भी हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है, क्योंकि कैंसर अब भारत जो है वो एक कैपिटल बनता जा रहा है कैंसर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस भारत में निकल के आते हैं, तो इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक जो बताया जाता है कि वो लिक्विड में भी है और फल सब्जियों के अंदर भी है, तो क्या वो भी एक कारण है? बिल्कुल, प्लास्टिक्स हमें, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हमें यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि वो कंटेमिनेट करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और वो सॉइल में रह जाती है। वही ये जैसे गाय खा रही है या फिर हमारे खाने पानी में आ रही है, आपने सुना भी होगा कि समुंदर में है, वो फिश के अंदर जा रही है, तो फिश के अंदर भी वही आ रही है, तो वो केमिकल्स कार्सिनोजेनिक है। तो इसलिए जितना हद तक आप यूज़ कर सकते हो, क्लॉथ के बैग्स यूज़ करिए। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मैंने ये सुना है, काफ़ी मुझे फीमेल्स भी बोलती हैं, अभी मैं पीजी में रहती हूँ तो मेरी रूममेट्स एक चीज़ मुझसे शेयर करती हैं कि आप जब बाहर जाते हो तो हम लोग टाइट ब्रा पहनते हैं बहुत बाहर जाते टाइम, तो बोलते हैं कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसका क्या है मतलब ये चीज़? इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप बॉडी में कोई भी चीज़ बहुत टाइट पहन रहे हैं, मतलब उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो आप कम कर रहे हैं, है ना। किसी भी ऑर्गन की आप ब्लड सप्लाई कम करेंगे तो उसमें ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस होंगी। तो उससे हम आजकल एब्सेस वगैरह, ब्रेस्ट एब्सेस हो जाती हैं लोगों को, है ना।
स्किन डिसीजेज हो जाती हैं, वो सारा टाइट कपड़े पहनने से है। लेकिन डायरेक्टली आप कहो कि कैंसर बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। और ये कहा जाता है जो कि रात में अंडरगारमेंट्स फ्री आपको रहना चाहिए, वो सही वो है क्या? पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने अच्छा, के सर्कुलेशन के लिए। लिए। डायरेक्ट कैंसर कोई रिलेशन नहीं है इसका। कोई भी एरिया को ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, जैसे पहले हम जब पढ़ते थे, जहाँ ठंडे मौसम में जैसे कश्मीर वगैरह में वो कपड़े कांगड़ी कैंसर बोलते हैं उसको, तो वो जैसे हॉट वाटर बॉटल की तरह वो एक बर्तन में गर्म पानी लेके वो पेट को लगा के सोते हैं, तो उसमें आगे जाके स्किन कैंसर का चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे आप उसको स्टिमुलेट करते हो। तो बीच में एक कपल ऑफ मंथ्स पहले उनका एक जिक्र था कि साड़ी जो पहनते हैं उनके नाड़ा जहाँ पे टाइट हो ये मैंने भी करते पढ़ा हैं ना, तो वो भी साउथ में ऐसा है। हाँ, बट वो एक्चुअली अगर एक बहुत बुजुर्ग लेडी थी, तो ये बताया गया कि साड़ी आपने लगातार पहनी है पिछले 60 से ज़्यादा साल से, क्योंकि 13 साल की उम्र से वो साड़ी पहन रही थी, इसलिए उनको ये कैंसर हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत ज़्यादा ये जो रब होता है आपकी स्किन पर, तो वो एक रीज़न हो सकता है ऐसा। अगर स्किन रब होती है तो पर देन दैट इज ट्रू फॉर पैजामास आल्सो, कि ऐसा नहीं कि ओनली साड़ीज में आप टाइट बट वो पहन साड़ी रहे का हो ज़्यादा ना। टाइट होता है ना शायद, इसलिए। नहीं भी, तो वो डेफिनेटली अगर एक ही एरिया आप टाइट रखोगे, डेली आप वही यूज़ करेंगे, तो वो स्किन रब होके वहाँ स्किन कैंसर का रिस्क हो सकती है। अभी तक की आपकी बातचीत से मुझे ये समझ में आया है कि खान पान अपना शुद्ध और नेचर के करीब रखना है, एक्सरसाइज भी एक बड़ा पार्ट है, लेकिन हाँ टाइम पर स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो 3rd या 4th स्टेज का कैंसर तक हम ना पहुँचें और टाइम से चीज़ें जान लें, ताकि उन्हें क्योर करना आसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही स्टूडियो में आए खास मेहमान की तरह, और बहुत से सवालों के जवाब दिए, और आपने ऑडियंस के सवालों के जवाब भी दिए। डॉक्टर नीता, डॉक्टर पीयूषा, बहुत शुक्रिया।